दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। कुछ बातें इंडिया के, पाकिस्तान के और बांग्लादेश के संदर्भ में जो मैं काफ़ी टाइम से करना चाहता था आपसे। बहुत सारे चीज़ें, कमेंट्स आते हैं, फीडबैक आती है, लोग अलग अलग किस्म के उसमें कमेंट्स डालते हैं, अच्छे कमेंट्स डालते हैं, थोड़े बहुत कभी कभी गुस्से वाले कमेंट्स भी डालते हैं उसके अंदर। इसके अंदर हमें दो तीन चीज़ों के ऊपर जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ उससे बात करने की ज़रूरत है। इंडिया की इकॉनमी ज़रूर कमज़ोर हुई है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। पिछले कुछ सालों में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, पर इंडिया की इकॉनमी बहुत बड़ी है। मैं बताना चाहूँगा, इट्स ए जाइंट ऑफ इकॉनमी। ये छोटी इकॉनमी नहीं है। ऑलमोस्ट $3.25 ट्रिलियन की इकॉनमी छोटी इकॉनमी नहीं होती है। दुनिया के 5वें नंबर की इकॉनमी का अपना एक रुतबा होता है। दूसरे, इंडिया ने पिछले 20-30 सालों के अंदर कुछ चीज़ों के अंदर मास्टरी हासिल की है, और वो मास्टरी ऐसे नहीं आई है, उसके पीछे बहुत बड़ा हिस्सा एजुकेशन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हुआ है। पंडित नेहरू के टाइम से जब IITs, IIMs बनाए गए थे, साइंटिफिक रिसर्च की इंस्टीट्यूशंस बनाई गई थी, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। इंसिडेंटली साउथ एशिया में इंडिया ही एकमात्र ऐसा कंट्री बन के रह गया जहाँ पे एजुकेशन के अंदर ख़ास तौर से जो हाई लेवल की जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, जिनके ऊपर बहुत पैसा खर्चा किया गया और बहुत उन्होंने नाम भी कमाया। आज IIT के जो प्रोडक्ट्स हैं, NITI के प्रोडक्ट्स हैं, IIM के जो प्रोडक्ट्स हैं, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के जो प्रोडक्ट्स हैं, या इसके अलावा जो टॉप के मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर, वो दुनिया में बेमिसाल हैं। इसके लिए आज इंडिया की बहुत सारी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से निकले हुए ग्रेजुएट्स तुरंत अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह सब जगह चले जाते हैं। उनको नंबर 1 की वहाँ रैंकिंग मिलती है। ये सारे IIT और IIM के लोग ही हैं जो आपको बहुत सारे, चाहे गूगल का चीफ हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का चीफ हो, सत्या नडेला हो, या सुंदर पिचाई हो, गूगल का चीफ हो, या बाकी बहुत सारी कंपनियों में जो इंडिया के चीफ हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं। ये बहुत बड़ा एक बेस है इंडिया के पास एजुकेशनिस्ट का एक्चुअली। दूसरी, इकोनॉमिस्ट बहुत बड़े संख्या में हमारे पास हैं यहाँ पे, जो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं इस टाइम। तीसरा, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि ऑलमोस्ट दुनिया का कोई कंट्री ऐसा बड़ा नहीं होगा जो किसी जगह पे बहुत पावरफुल पोजीशन में आपको नहीं मिलेगा। आपको सुन के हैरानी होगी कि ब्रिटेन का आपको याद नहीं होगा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, इंडियन है, और वो नारायण मूर्ति के दामाद हैं, सन इन लॉ हैं। आप सोच के हैरान होंगे, एंड ही इज़ अ फाइनेंशियल विजार्ड। आप सोचिए कि एक यंग बॉय ब्रिटेन का देखा जाए तो एक फाइनेंस मिनिस्टर है, एंड ही इज़ एन इंडियन। तो फाइनेंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में सम ऑफ द बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, साथ में आपके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह हैं, और इसके अलावा रिसर्च के अंदर जो बाकी एजुकेशन का जो बेस बना था, उसकी वजह से इंडिया के अंदर जो मेडिकल रिसर्च है, ख़ास तौर से जो फार्मा के अंदर, क्योंकि इंडिया इज़ वन ऑफ द फार्मा किंग्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज़ ए फार्मेसी टू द वर्ल्ड राइट नाउ, कि बहुत बड़ी हस्ती है। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि अगले 5 साल में इंडिया दुनिया का ऑलमोस्ट नंबर 1 फार्मा प्रोड्यूसर होगा। अभी भी बहुत हाई रैंकिंग पे है, नंबर 1 का होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, टेक्नोलॉजी में ऊपर आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत यहाँ पर काम किया गया है पिछले कुछ सालों के अंदर। मनमोहन सिंह के टाइम में भी काम हुआ है। दरअसल ये काम सारा का सारा अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में स्टार्ट हुआ था, और उस टाइम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो हाईवेज़ को चौड़ा करने का काम, 4-4 लेन का, 6 लेन का, 8 लेन का बनाने का, एक्सप्रेस हाईवेज़ बनाने का एक पूरी कतार तब से चली आ रही है। और आज हज़ारों किलोमीटर के इंडिया के अंदर एक्सप्रेस हाईवे और नेशनल हाईवेज़ हैं जो वर्ल्ड क्लास हैं, और बनते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं और वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स हैं, सब कुछ हैं, पोर्ट्स हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से इंडिया का जो बैकबोन है बहुत स्ट्रॉन्ग है। कितनी ही इकोनॉमिक कमज़ोरी हो, लेकिन ये बैकबोन इतनी मजबूत है कि जो इंडिया को कोई कंट्री आज की डेट में इग्नोर नहीं कर सकता है। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, या चाइना भी क्यों ना हो, सबको इंडियन मार्केट चाहिए। 135 करोड़ लोगों का देश कमज़ोर देश नहीं होता है। मिलिटरली इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है इस टाइम।
वो लोगों को अंदाज़ा नहीं है एक्चुअली कि इंडिया मिलिटरीली कितना स्ट्रांग है। और ये पिछले 30-40 सालों से जो इंडिया ने जो मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट दुनिया के हैं जो एक्वायर किए हैं, इसकी वजह से इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रांग है इस टाइम। ये एक रीज़न भी है। एक 1962 की वॉर जो चाइना के साथ छोड़ दो तो इंडिया कभी चाइना से हारा नहीं है। 1967 में एक और वॉर हुई थी, लोग शायद भूल गए होंगे, उनको याद नहीं। इंडिया में भी बहुत सारे लोगों को याद नहीं। एक छोटा वॉर और था चाइना के साथ नाथुला के अंदर, और वो काफ़ी दिन तक चला था। उसके अंदर इंडिया के करीब 60-70 जो आर्मी के जवान थे शहीद हुए थे टोटल वॉर के अंदर। और चाइना ने उस टाइम एक्नॉलेज किया था कि उसके 400 से ऊपर जवान मारे गए और चाइना का बहुत नुकसान हुआ था उसमें। वो पहली ऐसी ब्लडी वॉर थी इंडिया चाइना की जिसमें चाइना को बुरी तरह से हार मिली थी एक्चुअली। तो इंडिया इस टाइम उसका जो सॉलिड बेस है ना वो इतना स्ट्रांग है पिछले 40-50-60 सालों से कि एक फॉर्मिडेबल जिसे शक्ति कहते हैं वो। ये बात आप समझिए कि बांग्लादेश ने वो करना शुरू किया है जो इंडिया एजुकेशन के क्षेत्र में आज से 60 साल पहले करता था, 70 साल पहले, जब पंडित नेहरू ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड क्लास बनानी शुरू की थी। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बांग्लादेश ने अब हाईवेज़ बनाने स्टार्ट किए हैं, पद्मा ब्रिज बनाना स्टार्ट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के रेल लिंक्स बनाने स्टार्ट किए हैं। रेलवे की हालत वहाँ की थोड़ी ख़राब है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। पोर्ट्स को इम्प्रूवमेंट स्टार्ट किया है, एयरपोर्ट्स का इम्प्रूवमेंट स्टार्ट किया है। अब बांग्लादेश वो कर रहा है जो इंडिया 40-50 साल पहले करता था, और वहाँ से इसको अब ये फ़ायदा मिलेगा। लेकिन बांग्लादेश को फ़ायदा अभी नहीं आएगा, आपको करीब 10-15 साल के बाद आएगा, क्योंकि अभी जो बांग्लादेश का इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन के अंदर उसके रिज़ल्ट्स अभी नहीं आएंगे। एजुकेशन में रिज़ल्ट आने के लिए, वर्ल्ड क्लास बनने के लिए 20-25 साल चाहिए होते हैं। इन 20-25 सालों में नई इंस्टीट्यूशंस आएंगी, एक उसका मैकेनिज़्म आएगा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। जब तक यूनिवर्सिटी स्ट्रांग नहीं होती हैं किसी भी देश के अंदर, जब तक यूनिवर्सिटी वर्ल्ड क्लास नहीं होती हैं, तब तक वो देश तरक्की में नीचे रहता है। आज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान ग्रेट क्यों हैं? उनकी यूनिवर्सिटीज़ बहुत काम करती हैं, वर्ल्ड क्लास स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स पैदा करते हैं। वो अभी बांग्लादेश की शुरुआत है, अभी बांग्लादेश उसमें इन्फेंट है। लेकिन मैं हमेशा कहता आया हूँ कि अगले करीब 10 से 20 साल के बीच बांग्लादेश में वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। उस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से वहाँ पर चीज़ें बदलेंगी, और उस जगह पर आके जब वो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस बनाने में कामयाब होगा, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, तब उसका लेवल ऊंचा होना शुरू हो जाएगा वर्ल्ड में। दूसरा, रिसर्च बहुत वीक है। रिसर्च इंडिया में भी वीक है, लेकिन इंडिया में इतना वीक नहीं है जितना बांग्लादेश में है। रिसर्च धीरे धीरे ऊपर आएगा। उसके लिए ज़रूरी हो कि आप सोसाइटी में रिसर्चर्स की रिस्पेक्ट करें। जब रिसर्चर्स की रिस्पेक्ट नहीं होती, प्रोफेसर्स की रिस्पेक्ट नहीं होती, तो फिर कंट्री तरक्की नहीं करते हैं, भले इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मर्जी मजबूत हो। रिस्पेक्ट एजुकेशन से आती है, रिसर्च से आती है। ये जो इंडिया की कमाई थी, IITs की, IIMs की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की, टॉप क्लास मेडिकल डॉक्टर्स की जो पूरी दुनिया के अंदर सिस्टम है, स्पेस के साइंटिस्ट हैं, एटॉमिक एनर्जी के साइंटिस्ट हैं, ये कमाई है। और ये कमाई कोई ये पिछले 5-6 साल में नहीं आई है, ये कमाई पिछले 70 साल की है। धीरे धीरे जोड़ते जोड़ते आज इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी में टॉप पे पहुंचा हुआ है, और नासा भी कहता है कि मुझे आपसे समझौता करना है। तो एक कहा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है। आज साउथ एशिया में सिर्फ बांग्लादेश ही एक ऐसा कंट्री है इंडिया को छोड़ के जो अब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दे रहा है, स्ट्रांग बनाने पे जोर दे रहा है। वहाँ पे आपको पाकिस्तान कहीं भी नज़र नहीं आएगा। पाकिस्तान इनविजिबल है, वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आ रहा है, नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं है, हेल्थ में इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिसर्च तो हुआ ना हुआ एक बराबर है। यूनिवर्सिटीज़ की हालत इतनी ख़राब है पाकिस्तान के अंदर कि कहीं दुनिया में कोई नाम नहीं है। आप एक अंदाज़ा लगाइए, मैं आपको बताता हूँ एक कंपेरिज़न छोटा सा। जैसे कि US के अंदर जो काबिल टेक्नोक्रेट्स जाते हैं, या M.Tech स्टूडेंट्स जाते हैं, या बाकी रिसर्च के लोग जाते हैं जिनको H-1B वीज़ा मिलता है, तो ऑलमोस्ट आप सोचिए कि 1 लाख से ऊपर इंडियंस को हर साल वीज़ा मिलता है H-1B का।
कितने पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को मिलेगा? 100 भी नहीं है एक साल में। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि गैप कितना ज़्यादा हो गया है। वही गलती की पाकिस्तान ने। बांग्लादेश तो 15-20 साल पहले फिर सुधर गया। अवामी लीग की जब शेख हसीना आई तो उन्होंने उन चीज़ों पे ज़ोर डालना शुरू किया जिसके ऊपर इंडिया ने कई साल पहले ज़ोर डालना शुरू किया था। पाकिस्तान ने 70 सालों में किया ही नहीं वहाँ पर। जहाँ तक नेपाल की बात है तो नेपाल अभी उस स्टेज में है जहाँ पे उसका इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में होना बाकी है। टाइम लगेगा उसको थोड़ा। नेपाल धीरे धीरे ऊपर आ रहा है क्योंकि नेपाल के अंदर पॉवर्टी बहुत थी, उसकी वजह से रिसोर्सेज नहीं है, तो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं। वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस के लिए फिर वो एजुकेशनल बैकबोन चाहिए। एजुकेशनल बैकबोन तब आएगा जब आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वर्ल्ड क्लास रैंक की हो, वहाँ पर वो होना बहुत ज़रूरी है। यहीं पे एक इंडिया को एडवांटेज मिला कि इंडिया के पास टॉप क्लास वर्ल्ड लेवल की इंस्टीट्यूशंस आई जिनको पूरी दुनिया के अंदर रिस्पेक्ट मिला। IITians और IIM तो मतलब एक तरह से अनपैरेलल इंस्टीट्यूट है, IISc और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर को मिला के, कि उसका कोई मुकाबला नहीं। दूसरा, इंडियन एक्सपर्ट्स जो थे फाइनेंस के फील्ड में और फार्मा की फील्ड में बहुत बड़ा है। और सॉफ्टवेयर की तो बात क्या करूँ, वो तो मैं बीच में आपको पता है कि इंडिया इज सॉफ्टवेयर किंग, कि इंडिया को कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर बीट नहीं कर सकता है। ठीक है, वो गूगल नहीं बनाया उसने, ठीक है उसने विंडोज़ नहीं बनाई हैं, लेकिन नॉर्मल सॉफ्टवेयर के अंदर उसको कोई बीट नहीं कर सकता। और ऑलमोस्ट 1.25 लाख करोड़ का ये आपका, जिसको आप कह सकते हो एग्जैक्ट अगर मैं डॉलर्स में कहूँ तो इंडिया के जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स हैं वो अबाउट $150 बिलियन के पर ईयर हैं, जिसके बारे में मैं कभी चर्चा नहीं करता एक्चुअली। हमेशा गुड्स के एक्सपोर्ट की चर्चा करता हूँ, लेकिन इंडिया का $150 बिलियन का सर्विसेज का एक्सपोर्ट भी है, मैं आपको बताऊँ, जिसमें ज़्यादा करके सॉफ्टवेयर्स हैं और कंसल्टेंसीज हैं। क्योंकि इंडिया के जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, दे आर ऑफ वेरी हाई ऑर्डर ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पूरी दुनिया उनसे, चाहे फाइनेंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, वो हेल्प लेते हैं उनसे। दैट्स वन रीज़न कि इंडिया में अब रिसर्च ऊपर आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर में आ रहा है। अब बांग्लादेश ने वहाँ से स्टार्ट किया है और मुझे लगता है आज समझो 2020 है, 2040 के आसपास, 2035-2040 के आसपास आपको बांग्लादेश के अंदर एजुकेशनल फील्ड के अंदर एक क्वालिटेटिव चेंज मिलेगा। वहाँ से ऐसे ग्रेजुएट्स निकलेंगे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होंगे, स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स होंगे, इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स होंगे, मेडिकल एक्सपर्ट्स होंगे, टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स होंगे, फार्मा के एक्सपर्ट्स होंगे। इसके अलावा बाकी जो स्पेशलाइज्ड डोमेन्स हैं उसके एक्सपर्ट्स होंगे। तब बांग्लादेश गवर्नमेंट के डोमेन से बाहर निकल जाएगा और तब उसकी वजह से वहाँ पे उसकी रैंकिंग नई रैंकिंग बनेगी। पाकिस्तान अगले 20 साल तक वहाँ नहीं पहुँचेगा, उसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके बनाने की उम्मीद भी नहीं है, प्लान भी नहीं है, ख्वाब भी नहीं है। फ़िलहाल तो वो बहुत एक स्ट्रगलिंग नेशन है आज की डेट में। वो अपने पहले स्ट्रगल से बाहर निकल आए तो उसके बाद करेगा। नेपाल अभी उसके रिसोर्सेज बहुत कम हैं, इतने कम है कि वो अभी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी खोलने के भी शायद अभी किसी उसके लायक अभी उस पोजीशन में नहीं है अभी, क्योंकि जितना पैसा एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी को खोलने के लिए चाहिए वो शायद रिसोर्सेज नेपाल के पास अभी उपलब्ध नहीं है। टाइम लगेगा, लेकिन आने वाले 10 साल के अंदर शायद मुझे उम्मीद है कि नेपाल के अंदर कम से कम 2-3 ऐसी इंस्टीट्यूशंस हो जाएंगी मैनेजमेंट की, टेक्नोलॉजी के अंदर, इंजीनियरिंग में, जहां पर आपको एक वर्ल्ड क्लास ग्रेजुएट्स निकलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन वो भी 10 से 20 साल की जर्नी होगी, वहाँ पे उससे पहले नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो मैं डीपली अभी रिसर्च कर रहा हूँ, जिस ढंग से ग्रेजुएट्स की क्रॉप निकल रही है, उनका जो स्टैंडर्ड है, उनका जो एक डिलीवरी का लेवल है वो अलग है अभी। तो नेपाल के लिए भी थोड़ी सी दूरी लंबी है, लेकिन नेपाल पाकिस्तान से पहले इमर्ज हो सकता है, बशर्ते कि वर्ल्ड क्लास 2-3 इंस्टीट्यूशंस बनाए। पाकिस्तान के पास अब ना इंटेंट है करने का और ना ही उसके पास पैसा है लगाने का। तो वो फिर उसको क्या है कि बस जैसा है वैसे ही चल रहा है, अनलेस सम मर्क्यूरियल टॉप लेवल लीडरशिप कम्स देयर एंड मेक्स द चेंजेस एंड वंस अगेन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू द एजुकेशन एंड रिसर्च। अदरवाइज तो वो डूम्ड एक सिनेरियो है वहाँ पर। सो इंडिया इस मामले में तो पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के अंदर शाइनिंग प्रोडक्ट है
और जहाँ तक बांग्लादेश है, मे बी अनदर 15 to 20 years time they will be able to provide some world class people in finance, research, technology, engineering, medicines and pharma and some other goods area। तो ये एक फ्यूचर का सिनेरियो है इस टाइम, और ये ग्राउंड रियलिटी के बेस से जो मैंने रिसर्च किया काफ़ी, और रिसर्च के बेस पे मैंने आपके सामने किया। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं कोई भी प्रोग्राम बिना रिसर्च के नहीं देता हूँ। मेरा कोई भी प्रेजेंटेशन बिना रिसर्च के नहीं होता है। मैं बहुत सारे इश्यूज़ को रिसर्च करता हूँ, डीपली उसको जाता हूँ, उसकी डिटेल्स देखता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, और उसके बाद फिर मैं किसी नतीजे पर पहुँच के आपके सामने चीज़ें प्रेजेंट करता हूँ। हम लोग कोई ये एक ऐसा चैनल नहीं है न्यूज़ टाइम जहाँ पे कोई भी आप किसी भी किस्म की कोई न्यूज़ दे देंगे, नहीं। यहाँ पे हम बहुत रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करते हैं और रिस्पॉन्सिबली आपके सामने चीज़ें रखते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।